हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। हमारी CHO की जो क्लासेस चल रही है उसका नेक्स्ट एपिसोड मैं लेके आई हूँ और ये है हमारा 18 नंबर का। इससे पहले 17 जो वीडियो है वो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो चैनल देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट MCQs लिए हैं मैंने, जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ही है। इससे पहले जो वीडियो था वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड था और अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द टर्सरी प्रिकॉशंस इन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंदर जो टर्सरी प्रिकॉशन है वो क्या होगा। ठीक है, हमने प्रिवेंशन पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ 3 तरह के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं उसमें भी हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, उसी टाइप्स के होते हैं वो भी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। टर्सरी प्रिकॉशंस कौन सा होता है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है, डायग्नोस ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो टर्सरी प्रिवेंशन है या टर्सरी प्रिकॉशंस है उसमें आते हैं हमारे डिसेबिलिटी लिमिटेशंस और रिहेबिलिटेशन आता है। ठीक है, उसी टाइप का है जो हमने पहले पढ़ा था। उसमें भी जो टर्सरी प्रिवेंशन है उसमें रिहेबिलिटेशन आता है, सेकेंडरी में इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस आता है, और जो प्राइमरी है उसमें क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन आ गई, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको प्रिकॉशंस अपन लेते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। ठीक है, पर्सनल जो प्रोटेक्शंस है, ठीक है, वो वाले जो आते हैं वो क्या आते हैं, प्राइमरी प्रिकॉशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड की वजह से जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो क्या होती है। ऑप्शन है स्टोमक, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कॉलन की कैंसर होती है, स्किन, लंग्स, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन ब्लडर की होती है, या किडनी, लीवर, स्किन, ओरल कैंसर होता है। डी ऑप्शन है ओरल एक्सट्रीमिटीज और बोन मैरो, इनकी होती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है उसकी वजह से कौन सी मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें स्किन होती है, लंग्स है और ब्लड फॉर्मिंग जो ऑर्गन है उनकी कैंसर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज ड्यू टू एग्रीकल्चर वर्कर आर। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वर्क एक्सेप्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है कौन सी, एग्रीकल्चर वर्कर को, उनमें से इनमें कौन सी नहीं है। और सारी हैं, लेकिन एक ऐसी डिजीज है जो ऑक्यूपेशनल जो एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं उनको नहीं होती है। तो ऑप्शन है एंथ्रेक्स है, टिटनस है, और लेप्टोस्पायरोसिस है, और वेरिकोज वेन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेरिकोज वेन है। ये वाली डिजीज है वो एग्रीकल्चर वर्कर को नहीं होती है, बल्कि ये सारे होते हैं। एंथ्रेक्स होती है, टिटनेस भी हो जाता है, जैसे खेत में काम करते कटवट लग गया तो उससे भी टिटनेस हो सकता है, एंथ्रेक्स भी हो सकता है घास वगैरह से। ठीक है, और लेप्टोस्पायरोसिस भी इससे हो सकता है। बट जो वेरिकोज वेन होता है वो एग्रीकल्चर वर्कर को नहीं होता है। ये जो बीमारी होती है किस वजह से होती है, लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती हैं, जो वेन है वो एक तरीके से, इसको स्पाइडर वेन भी करके भी नाम से जानते हैं। वेन्स कैसी हो जाती है, इसमें स्पाइडर की जैसी हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है, और जो वेन है वो एलिवेटेड हो जाती है, बाहर की तरफ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा दिखने लग जाती है। इसका जो कारण है वो क्या है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, वेरिकोज वेन हो जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग टाइप का है, एक्सरसाइज वगैरह भी हो सकती है, या फिर इससे सिजेरियन होते हैं, जैसे जो नीडल होती है उससे क्या करते हैं, जो क्लॉट बन जाता है वेन में उसको क्या करते हैं, सक करके बाहर निकालता है। तो ये अलग टाइप की इसकी ट्रीटमेंट की थेरेपी है वेरिकोज वेन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। इसके अलावा आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मेजर ऑक्यूपेशनल डिजीज इन इंडिया में कौन कौन सी होती है। ये होती है जैसे ऑक्यूपेशनल इंजरीज हो गई, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, और डर्मेटाइटिस हो जाती है, मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है,
और टॉक्सिकोलॉजी हो जाती है, इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ये सारे क्या हैं, कुछ मेजर ऑक्यूपेशनल डिजीज है इंडिया के अंदर। कैडमियम पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू, जो कैडमियम की पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? इनऑर्गेनिक डस्ट की वजह से होती है, ऑर्गेनिक डस्ट की वजह से, एसिड या फिर मेटल कंपाउंड की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो मेटल कंपाउंड होते हैं उनकी वजह से क्या होती है? कैडमियम पॉइजनिंग होती है। सिलिकोसिस कॉज्ड ड्यू टू, सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है? ये सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली में पूछे जाते हैं। जैसे एस्बेस्टोस से हो गया, सिलिकोसिस हो गया, बेरियम से हो गया, ठीक है। और ये किन किन वजह से होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना है। अब बताना आपको सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है। जैसे कि नाम से ही इसका सजेस्ट है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। किसकी वजह से होता है? सिलिका की वजह से क्या होता है? सिलिकोसिस हो जाता है। सिलिका मतलब जैसे मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं उससे जो डस्ट वगैरह उठती है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? ये बीमारियां होती है इस तरह की सिलिका की, ठीक है। मिनिमम एज एक्ट स्टार्टेड इन, ठीक है, कौन सी जो अधिनियम था उसके अंदर ये कहा गया कि इस एज तक ही क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। इससे नीचे अगर काम करते हैं तो किस में आ जाते हैं? बाल मजदूर वगैरह के अंदर कहते हैं। तो जो मिनिमम एज रखी गई थी वर्कर के लिए, तो वो कौन से एक्ट के अंतर्गत रखी गई थी? ऑप्शन है 1948 में, 1950 में, 1935 में या 1962 में। तो ऑप्शन इसका आपके सामने ही है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1948। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ? ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसको कहेंगे? ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन है, या बोथ ए एंड बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी इसके क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाते हैं। बल्कि जो प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन है ये इसके अंदर नहीं आता है। इसमें क्या आता है? एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम होती है उनको प्रिवेंशन करना, और डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको प्रिवेंशन करना ही क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट डिजीज कॉज ड्यू टू, जो ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट हो जाता है उसका क्या कारण है ये बताना है। ऑप्शन है फिजिकल एजेंट की वजह से, केमिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, या फिर मैकेनिकल एजेंट है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ए है, फिजिकल एजेंट की वजह से क्या होता है? ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट डिजीज होती है। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर सब्सटेंस अब्यूज? जो सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस लेते हैं, जैसे अफीम वगैरह ले लिया, गांजा वगैरह ले लिया, ये क्या होते हैं? सब्सटेंस अब्यूज कहलाते हैं सारे। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? सेंसेस ऑफ इन्फेरिटी हो सकता है, पुअर सेल्फ एस्टीम हो सकता है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबाव हो सकता है। तो जैसे इन जो मादक पदार्थ कह सकते हैं इनको, तो इन पदार्थों को यूज करने से ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। सारे ही क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर है। सेंस ऑफ इन्फेरिटी हो जाता है, सेंसेशन भी खत्म हो जाता है, पुअर सेल्फ एस्टीम मतलब तो आत्मविश्वास कम हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन भी आ जाता है उसको। तो ये सारे ही क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपिएट टॉक्सिटी, जो ओपिएट टॉक्सिटी अफीम कहते हैं उसको, ठीक है, उसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन है हाइपोटेंशन है, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल है, रेस्पिरेटरी सप्रेशन है, या ऑल ऑफ द अबाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। ये सारे ही साइन सिम्टम देखने को मिलता है। हाइपोटेंशन हो जाता है इसमें, और जो प्यूपिल्स है वो भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है। और जो रेस्पिरेटरी वो भी क्या होता है उसमें कम, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी क्या होता है? सप्रेस हो जाता है, तब मतलब वो काम करना बंद कर देता है, एक तरीके से कम काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि सांस वगैरह लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, सांस उसकी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? उसको साइन सिम्टम आते हैं किसके अंदर? ओपिएट टॉक्सिटी। ओपिएट मतलब अफीम अगर ज्यादा वो ले लेता है तो उसकी टॉक्सिटी हो जाती है। तो ये सारे साइन सिम्टम उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप ये और देख सकते हैं, ये भी इसमें क्या हो जाता है? जैसे ब्लू लिप्स हो जाते हैं, नेल्स और जो लिप्स है वो भी क्या हो जाते हैं? ब्लू हो जाते हैं ओपिएट टॉक्सिटी में। और डिजीनेस और कंफ्यूजन हो जाता है, कांट भी वो का मतलब जगता नहीं है, व्यक्ति सोता ही रहता है इसमें। और चॉकिंग है, गार्गलिंग है, स्नोरिंग साउंड है, स्लो वीक और नो ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग नहीं आती है उसमें, मैंने यहाँ पर आ गया आपका, सप्रेस हो जाती है ब्रीदिंग, ठीक है, स्लो हो जाती है, बहुत धीरे धीरे से क्या होता है इसमें? रेस्पिरेशन होता है।
ड्राउजीनेस हो जाता है, डिफिकल्टी स्टेइंग अवेक, ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स हैं कुछ टॉक्सिटिसी के, ओपियोइड की जो टॉक्सिटिसी हो जाती है उसके। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट। जो एल्कोहलिक जो पेशेंट होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी, विटामिन B12 की, या फिर राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थायमिन की कमी हो जाती है। थायमिन मतलब विटामिन B1 की इसमें कमी हो जाती है, किसमें, जो अल्कोहलिक ज्यादा लेते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं? जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अल्कोहल लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, उसको छोड़ता है अल्कोहल को, तो उसमें कुछ क्या दिखते हैं, साइन सिम्टम भी और आ जाते हैं। तो वो क्या क्या साइन सिम्टम होंगे वो बताना है आपको। जैसे ऑप्शन है ट्रिमर्स आ जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, याददाश्त क्या हो जाती है उसकी चली जाती है, मतलब वो कोई चीजों को रख के भूल जाता है। ट्रिमर से उसके हाथ पैर क्या जो कप कपाने लग जाते हैं। डिल्यूजन हो जाता है उसको, या फिर हेलुसिनेशन होने लग जाता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं, इनको भी हम समझेंगे क्या क्या होते हैं, डिल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, ये साइकोलॉजी की टर्म्स है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक चीज है इसमें। इसके अलावा ऑल ऑफ दी अबाउ, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। सारे ही साइन सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं अल्कोहल विड्रॉल के। इसमें आप देख सकते हैं ये जो साइड में आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें भी इसके कुछ साइन सिम्टम है अल्कोहल विड्रॉल के। जैसे कि फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, गोवर नाइट स्वेटिंग आ जाती है। ठीक है, और सेकिंग हो जाती है, और पैरानोइक हो जाता है इसमें, और 5 डे में रिलीफ है। इसके बाद ब्रेन फॉग हो जाता है, क्रेविंग आने लग जाती है, मतलब उसको बहुत ज्यादा उस चीज की क्या बोलते हैं, उसको बहुत तेज लत लग जाना एक तरीके से, या फिर उनको कि कंट्रोल नहीं कर पाना कि हाँ मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और बेटर स्लीप है। उसके बाद क्या हो जाती है, थोड़ा 8वें दिन में उसको क्या होती है, वो अगर उन चीज़ों को दूर रहता है तो उससे थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाता है और नींद आने अच्छी लग जाती है उसको। तो इस तरह से क्या कर सकता है, वो धीरे धीरे अल्कोहल को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। कुछ दिन उसको विड्रॉल सिम्टम दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ केयर बिल वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंटल हेल्थ केयर बिल है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है 19 अगस्त 2013 में, 20 नवंबर 2030 है, और 30 मार्च 2017 है, या 27 मार्च 2017 है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 19 अगस्त 2013 को मेंटल हेल्थ केयर बिल राज्यसभा में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखना इस डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज। जो एल्कोहलिज्म है उनका ट्रीटमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है उसका। ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ग्रुप थेरेपी है, डाइसल्फरम थेरेपी है, टोटल एब्स्टिनेंसी, या फिर क्लोरमफेनामाइजिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी है, डाइसल्फरम थेरेपी है। इसके अंदर टैबलेट दी जाती है, ठीक है, डाइसल्फरम की, और उससे इसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है एल्कोहलिज्म का। क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? ऑप्शन है 1987 में। ठीक है, याद रखना है इस डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD। ठीक है, ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, ये ज्यादातर किसमें पाई जाती है, एडोलेसेंस या चाइल्डहुड में ये पाई जाती है, बच्चों में। इसमें क्या होता है, बच्चा अटेंशन नहीं कर पाता, एकदम ध्यान नहीं रखता है, और वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने कई ऐसे बच्चों को जो क्या बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब जैसे अगर किसी को क्लास में बैठा दिया तो एक जगह नहीं बैठ करके क्या करते हैं, जगह जगह उनके माइंड को वो अपने आप को डाइवर्ट करते रहते हैं, या फिर इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, कभी इधर गए कभी इधर गए। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ADHD के बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो ADHD डिसऑर्डर है उनमें से क्या होता है।
हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है, या हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है, या हाइपर एक्टिविटी होता है, या थॉट डिसऑर्डर होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें होते हैं बच्चे हाइपर एक्टिव। इसके अलावा ये आपको और बता रखा है यहाँ पर, सिम्टम कैन अपीयर एज अर्ली एज बिटवीन एज 3 to 6 ईयर में, ये इसके साइन सिम्टम क्या हो जाते हैं, अपीयर होने लग जाते हैं। कैन कंटिन्यू थ्रू एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, और ये कब तक रहते हैं, एडोलेसेंस या फिर एडल्टहुड तक इसमें ये साइन सिम्टम बने रहते हैं ADHD के। समझ में आ गया आपको ADHD क्या होता है, अपीयर कब हो जाते हैं, 3 से 6 साल की एज में क्या हो जाता है, बच्चा को देखकर ही पता लग जाता है कि हाँ ये बच्चा किसका कौन से डिसऑर्डर से ग्रसित है, ठीक है, देख के पता लग जाता है। कई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं वो बच्चे, तो उनमें क्या होता है धीरे धीरे अगर ये कंटिन्यू बना रहता है तो ये वाला जो डिसऑर्डर है वो एडोलेसेंस तक और चाइल्डहुड तक भी ये बना रहता है। अब आप देख सकते हैं जो ADHD के साइन सिम्टम है चिल्ड्रंस में क्या होता है, जैसे फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, भूल जाने की वो जो रहती है, ठीक है, केयरलेसनेस हो जाते हैं बच्चे, क्या केयर नहीं करते किसी भी चीज की, और रिस्की बिहेवियर करते हैं। कई बार क्या होता है कहीं पर भी चढ़ जाना कर जाना, उनको डर नहीं लगता है कि हम एकदम से यहाँ से गिर जाएंगे कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लग जाएगी हमें, तो ये चीजें रहती है उनमें। ट्रबल गेटिंग अलोंग, मतलब किसी भी चीज में क्या कर सकते हैं वो, कोई भी मुसीबत में अपने आप को पटक लेते हैं, या उनको ये नहीं रहता, डर नहीं लगता कि इससे हमें इतने हजार्स हो सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं डिस्ट्रॉइंग नेचर के होते हैं, ठीक है, सॉरी डिसऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे अपनी चीजों को क्या करते हैं वो फैला फूल के रखते हैं, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखते हैं। कोई भी चीज जैसे कि स्कूल से आए अपनी बैग वगैरह ऐसे पटक दी उन्होंने, कॉपी किताब वगैरह ऐसे ही पटक दी, उनको चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखते हैं, मतलब तो वो क्या हो जाता है डिसऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, कोई चीजों को संभाल के ना रखना। फिर एक्सेसिव टॉकिंग करना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं बहुत ज्यादा टॉकिंग करते हैं। या फिर नेक्स्ट जो ये है डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में ही क्या देखते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल, ठीक है, कई बार क्या बच्चे आसानी से उनको बैठा दे तो एक जगह वो क्या नहीं करते, बैठ नहीं पाते, इधर उधर अपने आप को क्या करते रहे, डाइवर्ट करते रहते, इधर घूमना उधर घूमना, तो ये सारे साइन सिम्टम क्या है ADHD के साइन सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजोफेनिया इज ए टाइप ऑफ, जो सीजोफेनिया है वो किस तरह का है, आपको डिसऑर्डर वो बताना है। ऑप्शन है मूड डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, या फिर डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर है। तो राइट आंसर है इसका बी, थॉट डिसऑर्डर है, उसको क्या बोलते हैं, सीजोफेनिया कहते हैं। सीजोफेनिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है क्राइंग विदाउट रीजन, ये सारे सीजोफेनिया के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, जैसे बिना किसी वजह के रोने लग जाना है, या फिर बिना किसी कारण के हंसने लग जाना, या फिर स्पीच डिसऑर्डर, बोलते टाइम क्या होता है उनकी जो जबान है वो क्या हो जाती है लड़खड़ाने लग जाती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कभी कभी लगता है उनको अजीब अजीब आवाज आना है। लैक ऑफ मोटिवेशन है, विजुअल हेलुसिनेशन हो जाता है, और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है उनको, कई बार अपने आप को क्या करते हैं बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, या कई बार मतलब उनका जो बिहेवियर होता है ना एक तरीके से एबनॉर्मल टाइप का हो जाता है, बिना उसके हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, एकदम से तेज गुस्सा करने लग जाएंगे, या फिर है ना जैसे उनको लगेगा कि उसको अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही है कि मुझे इसकी आवाज आ रही है, फिर इस तरह का बिहेव करेगा कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह के क्या है वो अपने आप के बिहेवियर उसमें नजर आने लग जाता है। तो ये सारे साइन सिम्टम किसके हैं, एक तरीके से सीजोफेनिया के। द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सीजोफेनिया, तो सीजोफेनिया जो स्टार्ट होती है मोस्ट ऑफ कॉमन किस एज में होती है, सबसे जो मोस्ट कॉमन इसका पीरियड है वो कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड में, मिडिल एज में, या फिर ओल्ड एज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, एडोलेसेंस जो एज होती है वो क्या होती है, इसमें सीजोफेनिया के साइन सिम्टम मोस्ट कॉमन दिखाई देते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने जो एडोलेसेंस एज होती है वो क्या होती है एकदम से अपने आप को ये सारे सिम्टम दिखा, हंसने लग जाती है, या फिर अपने पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा शेयर करने लग जाती है, या फिर उसको इस तरह से लगता है कि कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा है, और एबनॉर्मल टाइप का बिहेवियर करने लग जाता है। तो ये उसमें हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं, तो उन्हीं को सारे को एकदम कंबाइन करके अगर बोला जाए तो क्या होते हैं सीजो, अगर वो लॉन्ग टर्म तक क्या होते हैं बने रहते हैं, ठीक है। अगर वो टाइम पीरियड में अंदर कंट्रोल हो जाते हैं, अगर
नॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है तो वो क्या है, नॉर्मल है। बट अगर वो चीजें सारी क्या होने लग जाती है, लॉन्ग टर्म तक वो बनी रहती हैं, तो वो क्या आने जाता है, ये सीजोफ्रेनिया की कंडीशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस विद नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज। अब इसको बताना है आपको क्या है ये। फॉल्स क्या हो रहा है, परसेप्शंस हो रहा है, परसेप्शन मतलब महसूस होना एक चीज है, लेकिन फॉल्स हो रहा है, ठीक है। और विद नो बेसिस मतलब कोई रियलिटी नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि हाँ वहां पर कुछ है, ठीक है। तो फॉल्स परसेप्शन हो रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि क्या है वहां पर, कुछ है वहां पर। जैसे कि कह सकते हैं आप, कोई कहता है कि मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, या फिर कहता है कि उसको मुझे भूत दिखाई देते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं ना, वो आता है इस कंडीशन के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेलुसिनेशन बोलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे, थॉट इनर्शंस बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसको बोलेंगे हेलुसिनेशन, ठीक है। वहां पर तो है नहीं कुछ भी, लेकिन उसको फिर भी क्या लग रहा है कि वहां पर कुछ है वहां पर। तो ऐसा जो उसके थॉट डिसऑर्डर्स आते हैं और उसके मन में जो विचार आते हैं, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, उसको हो गया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि किसी को जैसे भूत प्रेत वाला जो एग्जाम्पल है ना, उससे आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। कईयों को लगता है कि हाँ वहां पर वो है, भूत है, या फिर मैंने किसी आत्मा को देखा है, ठीक है, मुझे किसी की आत्मा दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे है नहीं। तो उसको क्या हो रहा है, एक फाल्स परसेप्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, फाल्स परसेप्शन हो रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का जो आपको डिसऑर्डर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलेंगे। अब जो दो टर्म्स हैं उसको भी हम देख लेंगे। अब देख लीजिए आप यहाँ पर ये आपका आ गया है डिल्यूजन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको देख लेना। ये डिल्यूजन है, ये हेलुसिनेशन है, और ये है आपका इल्यूजन। इन तीनों में मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करके बता देती हूँ क्या क्या होता है इसमें। जैसे हेलुसिनेशन, इसमें देख लो फॉल्स बिलीव्स है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। अब हेलुसिनेशन की देख ली, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है, एक्सपीरियंस विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे आर यूजुअली एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइज इन द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट विद इन द माइंड एज इमेजिनेशन, ठीक है। वो उनके दिमाग में ही इस तरह की सोच रखते हैं कि वहां पर क्या है, कुछ न कुछ है ऐसा, पर एक्चुअल में कुछ है नहीं वहां पर, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई वहां पर नहीं है, बट वो क्या सोचते हैं कि वहां पर कुछ है। अब इल्यूजन में क्या हो जाता है, मोस्ट ये होता है मिसपरसेप्शंस हो जाता है, इसमें गलत अनुभव होना या फिर गलत परसेप्शंस कर लेना ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कोई आपका वहां पर है, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, तो ये क्या हो जाता है, मिस परसेप्शन हो जाता है इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं। अब वहां पर ऑब्जेक्ट तो है, बट उसका क्या हो रहा है, मिस परसेप्शन होता है, मतलब गलत उसका क्या हो रहा है, आभास हो रहा है उसको। तो मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन जनरली लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन इज रिड्यूस, इसकी वजह से ये होता है इल्यूजन, ठीक है। ये तो आपके हो गए इल्यूजन, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, भ्रम बोलते हैं, ठीक है। और हेलुसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा अब आपको मैं बता देती हूँ, हाँ, तो जो डिल्यूजन है उसका मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, मतलब गलत धारणा बना लेना किसी के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति। जैसे कि वो सोच लेता है कि जो व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो मुझे क्या करना चाहता है, मारना चाहता है, ठीक है, वो मेरी जायदाद को क्या करना चाहता है, हड़पना चाहता है। तो इस तरह के उसके माइंड में क्या हो जाता है, फॉल्स बिलीफ डेवलप हो जाते हैं, गलत धारणा उसके मन में क्या हो जाती है, उस किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति या पर्सन या सिचुएशन के प्रति उसमें धारणाएं बन जाती है। तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन, ठीक है। तो इसके मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। डिल्यूजन में जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको वो मतलब वो अपने मन में ये विश्वास कर लेता है या ऐसा कर लेता है कि वो व्यक्ति मेरे को क्या करेगा, नुकसान पहुंचा रहा है, ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, ठीक है। इस तरह का अगर उसके धारणा बन जाती है तो वो डिल्यूजन हो जाता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है उसको, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पर उसको क्या लगता है कि वहां पर कोई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया आत्माओं का, जैसे किसी को फील होना, ये वाली चीजें। इल्यूजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इल्यूजन मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, उसको लगता है कि वहां पर कुछ है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, या फिर चलती हुई सड़क पर उसको लगता है जैसे कि पानी बह रहा है, या फिर दूर से अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत वहां पर क्या, जैसे जिसको बोलते हैं
पानी भरा हुआ है वहां पर भी, दूर से देखने पर वहां पास में जाकर देखते हो तो क्या है, वहां पर पानी नहीं है बल्कि क्या है, वहां पर रेत है। तो इस तरह का जो होता है वो होता है मिसपरसेप्शंस में बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है, एक तरीके से भ्रम होना। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, तीनों टर्म्स अच्छी तरह से समझ लेना इनको, ये चीजें बेसिक हैं पर इसमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है और डिल्यूजन क्या है। तो मैंने तीनों टर्म्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम। इसको क्या बोलेंगे कि ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें एक व्यक्ति को क्या लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोथाइमिक बोलेंगे, हाइपोमैनिक बोलेंगे, या मेलोनिक बोलेंगे, या पैरानॉइड बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, पैरानॉइड उसको बोलते हैं। इसके अलावा ये है कुछ, जैसे क्लस्टर ए है, इसमें क्या और थिंकिंग एंड एंसेंट्रिक बिहेवियर करता है इसमें व्यक्ति। इसके अलावा जो क्लस्टर बी है उसमें ड्रामेटिक और इरेक्टिक बिहेवियर करता है, इसमें एक्सेंट्रिक करता है, इसमें इरेक्टिक करता है, और इसमें क्या सीवियर एंजाइटी हो जाती है व्यक्ति को। तो इसके जो साइन सिम्टम है ये आप देख सकते हैं किस किस तरह से, आप देख लेना। वीडियो को पॉज करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा वो है आपका फॉलोइंग जो आपका वर्ड दे रखा है या फिर डिसऑर्डर जिसमें क्या नहीं होता है, कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मतलब व्यक्ति बेहोश नहीं होता है, वो वाला बताना है आपको। कि तीन ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, कोई पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, बट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो क्या रहता है, होश में रहता है, उसको कॉन्शियस रहता है, वो बताना है आपको। ऑप्शन है स्टूपर है, हेलुसिनेशन है, कंफ्यूजन है, या फिर कोमा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। हेलुसिनेशन में व्यक्ति को क्या रहता है, कॉन्शियसनेस में रहता है, बट जो स्टूपर है, कंफ्यूजन और कोमा, इसमें व्यक्ति क्या नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहती है उसको। द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज। ठीक है, जो एल्कोहल विड्रॉल में जो को मैनेज करने के लिए जो ड्रग यूज करी जाती है उस ड्रग को क्या बोलते हैं, बार्बिट्रेस बोलते हैं, बेंजाडाइजापाइन बोलते हैं, डाइसल्फिरम बोलते हैं, या फिर एकम्पोरेस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इजी है, डाइसल्फिरम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डाइसल्फिरम थेरेपी भी कहते हैं। फियर ऑफ हाइट टर्म एज। ठीक है, मतलब डर किससे लग रहा है उसको, हाइट से डर लगता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्वाफोबिया बोलते हैं, पायरोफोबिया, या फिर आइसोलोफोबिया बोलते हैं, या एक्रोफोबिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, एक्रोफोबिया बोलते हैं। जबकि जो एक्वाफोबिया वो उसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। पायरोफोबिया में टेम्परेचर से डर लगता है, और आइसोलो में व्यक्ति को अकेलेपन से जो डर लगता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और एक्रोफोबिया है इसका, हाइट से जो डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय। एंजाइटी जो डिसऑर्डर होता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन है जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, या ऑल ऑफ द अबाव है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सारे ही इसके क्या है, कॉजेज हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन रीडिंग। किसी पर बच्चा है उसको क्या हो रहा है कि रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, ऐसे जो लर्निंग डिसऑर्डर है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके सामने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, या नन ऑफ दी अबाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया बोलते हैं उसको, जिसको अगर किसी बच्चे को क्या हो रही है, रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलेंगे डिस्ग्राफिया। और डिसकैल्कुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, OCD is tend to begin usually in। OCD किसके लिए आता है, सॉरी, OCD is tend to begin usually in मतलब कब ये स्टार्ट हो जाता है OCD की जो प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब इसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है एक्शंस को।
अब वो क्यों करता है, कई अलग अलग रीजंस इसके हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी मैं बताऊंगी आपको क्या क्या इसमें ओसीडी के रीजंस होते हैं, किस किस टाइप की ओसीडी होती है। तो जो ओसीडी मतलब स्टार्ट होती है वो कब होती है, चाइल्डहुड में होती है, एडोलेसेंस में होती है, एडल्ट में होती है, या बोथ ए एंड बी में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा आपका डी, ए और बी, मतलब चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंस की जो एज है उसमें ओसीडी जनरली स्टार्ट होती है। अब इसके सिम्टम्स देख लीजिए क्या क्या होता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक तो होती है कंटामिनेशंस के सिम्टम्स के होते हैं, मतलब उसको लगता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा गंदे हैं, ठीक है, हाथ में जर्म्स है, तो वो बार बार क्या होगा, रिपीटेड करेगा एक्शन, कौन सा, हैंड वॉश करने की उसको। तो ये क्या होगा, एक तरीके से ओसीडी हो गया, किसकी, कंटामिनेशन सिम्टम्स की। वरीज अबाउट जर्म्स, फीलिंग्स ऑफ डिसगस्ट, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, तो वो क्या करेगा, बार बार अपने हैंड्स को बार बार वो धोएगा। इसके अलावा और होता है इसमें सिमेट्री एंड अरेंजिंग, इवनिंग अप, फीलिंग ऑफ जस्ट राइट, टचिंग, टैपिंग, रिपीटिंग, मतलब ये क्या होता है, हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से रखना। ये सिमेट्री या अरेंजिंग की जो सिम्टम्स आते हैं ओसीडी के, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, उनको लगता है कि ये चीज यहाँ रखी है तो वहीं रखी होनी चाहिए, फैला फैली नहीं, राइट साइड में रखी तो उसको राइट में ही रखना है, लेफ्ट में रखी कोई चीज तो लेफ्ट में ही रखे रखना है उसको, मतलब चीजों को क्या रखता है, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से, सिमेट्रिकल तरीके से अरेंज करके रखना। तो ये सिम्टम भी क्या जाता है, कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि चीजों को फैला फूल हो गए रखते हैं, उनको कोई मतलब रहता है, लेकिन कई ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर जगह पे वो चीज वहीं रखी होनी चाहिए, अगर वो चीज वहां से इधर उधर भी हो गई तो उनके माइंड में क्या हो जाएगा, एक तरीके से थॉट्स आ जाने लग जाएंगे कि ये चीज यहाँ से क्यों हो गई, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे कि नहीं ये चीज तो यही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो चीजों को क्या करता है, इस तरह की जो बिहेव है उसको रिपीटेड करता है बार बार कि ये चीज को यहीं रखना है, आपको अरेंज करके ही रखना है। नेक्स्ट होता है डाउट, हार्म एंड वरीज अबाउट एक्सीडेंट, हार्म, रिपीटेड चेकिंग, और एक होता है कि जैसे गाड़ी वगैरह पे जा रहा है, ठीक है, उसको बार बार चेक करना कि हमने अच्छी तरह से इसको स्टार्ट किया है नहीं किया है, हेलमेट लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है, और पूरी गाड़ी को चेक कर लेना, किसी वजह से डर से हमें एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, हार्म के डर से। तो इस तरह की क्या आती है उसमें, सेफ्टी के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो चीजों क्या करता है, बार बार इन एक्टिविटीज को रिपीट कर करके देखता है। एक और होता है आपका अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, जैसे रूमिनेटिंग हो गया, मेंटल रिव्यू हो गया, और रीअश्योरेंस है, चेकिंग है। जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे घर से लॉक लगा के जाते हैं, फिर वापस से घूम के आते हैं, फिर देखते हैं मैंने लॉक लगाया है नहीं लगाया, फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा देखते हैं उसको, तो वो मतलब चेक करते हैं, एक तरह के सेफ्टी के लिए चेक करते हैं, तो ये रीअश्योरेंस करने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो उनकी जो क्रियाएं होती है, ऐसी उनकी जो एक्टिविटी होती है जो उनको क्या करते हैं, बार बार करते हैं, या तो रीअश्योरेंस करने के लिए हो गया, या फिर सिमेट्रिकली कर लिए हो गया, कोई चीजों को अरेंज करने के लिए एक्टिविटी को बार बार करेगा, या फिर कंटामिनेशंस के जो सिम्टम्स हैं उनको डर की वजह से उन चीजों को क्या करेगा, वो बार बार करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो रिपीटेड जो एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको क्या होता है। तो ये जो चीजें होती हैं वो जनरली कब देखने को मिलती है, तो चाइल्डहुड में या फिर एडोलेसेंस की जो एज होती है उसमें देखने को मिलती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ओसीडीआर, ओसीडी का जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो बताना है, क्या है, फैमिली हिस्ट्री है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, या फिर चाइल्ड माल ट्रीटमेंट है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसके सारे ही हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, किसी का अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो उसके जीन की वजह से उसके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रोमेटिक वजह से भी, ट्रोमेटिक चाइल्डहुड की वजह से भी हो सकता है, चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके ब्रेन वगैरह में क्या हो, चोट लग गई, तो इसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है हो। और चाइल्ड माल ट्रीट, अगर बचपन में किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरह से उसके साथ बिहेव नहीं किया और उसको गलत तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है ओसीडी की प्रॉब्लम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर, कब लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ऑप्शन है 1981, 82, 83 या 84। तो राइट आंसर है बी, 1982 में इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड विथ ADHD, मेजर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब इसका क्या है, जो बच्चा ADHD से ग्रसित है उसका जो मेजर बिहेवियर कैरेक्टर है वो क्या होगा, कंटिन्यू यूज ऑफ रिचुअल्स होगा,
ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई होगा, डिलेड स्पीच हो गया, या फिर इनएबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई के प्रति वो क्या करता है, ओवर रिएक्ट करता है। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है उसको ADHD की कंडीशन में रखते हैं। कंडीशन इंडिकेटिंग एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन इज, क्या बोलेंगे, परसेप्शन में क्या होता है, एबनॉर्मलिटी है तो उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन है, ऑब्सेशंस है, प्रीसिक्वेशंस है, या फिर कंपल्शंस है। तो राइट आंसर ए है, उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे। उसको परसेप्शंस में क्या आ रहा है, एबनॉर्मलिटी आ रहा है, उसको कोई अनुभव या आभास गलत हो रहा है, ऐसी चीज को क्या बोलेंगे हम, इल्यूजन बोलेंगे। अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएट, जो अल्जाइमर डिजीज है वो किससे एसोसिएट है, डिमेंशिया से है, डिप्रेशन से है, इंसोम्निया या फिर स्ट्रेस से। तो राइट आंसर इसका ए है, डिमेंशिया। और ये मेनली किसमें पाई जाती है, जो एल्डरली एज के पर्सन होते हैं उसमें होती है अल्जाइमर की डिजीज, जिसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति भूलने लग जाता है। नेक्स्ट इज द वर्ड सीजोफेनिया लिटरली मीन, सीजोफेनिया का क्या मतलब होता है, स्प्लिट माइंड होता है, हियरिंग वॉइस होता है, एग्रीगेटेड इमोशंस होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है। तो राइट आंसर इसका ए है, स्प्लिट माइंड होता है या थॉट डिसऑर्डर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीजोफेनिया कहते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर बेसिकली टू बोथ कैटेगरी ऑफ एल्डरली, ठीक है, जो एल्डरली पर्सन होते हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, ऑप्शन है 60 to 75 ईयर है, या फिर मोर देन 75 to ईयर है, या ए एंड बी। एक तो ये हो जाएगी आपकी 60 से 75 साल की जो एज होती है, एक तो ये कैटेगरी होती है, और दूसरी होती है जो 75 साल से ज्यादा के होते हैं, वो भी एल्डरली के अंदर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। The 60 to 75 year young old people are comparatively physically active and mentally alert होते हैं, या physically frail with different type of impairment होते हैं, या bed ridden होते हैं, none of the above होते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है, जो 60 से 75 ईयर के एल्डरली पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं और मेंटली भी क्या होते हैं, अलर्ट रहते हैं। GFR in 90 ईयर ऑफ एज, 90 ईयर का कोई पर्सन है उसमें GFR क्या हो जाएगी, उसकी GFR मतलब होता है ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है इसकी, तो वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन है डिक्लाइन नियरली 50%, डिक्लाइन नियरली 20%, या इम्पेयर हो जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो 90 ईयर के पर्सन में जो GFR है वो क्या हो जाती है, 50% कम हो जाती है। कॉमनली आई डिसऑर्डर इन एल्डरली, आई डिसऑर्डर कौन सा होता है ये बताना है, कैटरेक्ट होता है कंजक्टिवाइटिस से, या कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, ग्लूकोमा, या ऑल ऑफ दी अबव। एल्डरली जो पर्सन होता है उसमें कॉमनली जो डिसऑर्डर देखा जाता है आई का वो कौन सा है, तो ए इज द राइट आंसर। कैटरेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें लेंस क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। एल्डरली एज स्टार्ट आफ्टर, जो एल्डरली एज कब स्टार्ट होती है, ऑप्शन है आपके 75, 45, 60 और 50। तो राइट आंसर सी है, 60 के बाद क्या हो जाती है, एल्डरली एज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनोपॉज टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ, मेनोपॉज कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन है आपके सामने 40 से 50 ईयर में, 65 में, 60 में, या फिर नन ऑफ द अबाउ में। द राइट आंसर इसका 40 से 50 साल की एज है उसमें मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। इन ओल्ड एज द कॉमन डिसऑर्डर एट GI ट्रैक इंक्लूड, GI ट्रैक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है अपना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसमें क्या आता है, डिसऑर्डर आ जाता है। कौन सी एज में, ओल्ड एज में। वो कौन सा डिसऑर्डर वो आपको बताना है इसमें, हाइटस हर्निया है, या फिर NSID गैस्ट्रोट्रॉफी है, पेप्टिक अल्सर है, ऑल ऑफ द अबव है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी इसमें क्या है देखने को मिलते हैं, GI ट्रैक में जो ओल्ड एज में जो GI ट्रैक का जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो सारे इसमें देखने को मिलते हैं। कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में मस्कुलोस्केलेटल की कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। सारे ही क्या है इसमें
ओल्ड एज के मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है इसमें, रूमेटिक आर्थराइटिस भी हो जाता है। आर्थराइटिस मैंने आपको पता ही रखा है कि क्या होता है आर्थराइटिस, और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसमें। सिम्टम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्डरली ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीज अबाउट। जो एल्डरली में जो ब्लैडर कैपेसिटी होती है, यूरिन की जो ब्लैडर कैपेसिटी होती है वो कितनी कम हो जाती है, ये बताना है आपको। मतलब कितना यूरिन ही वो क्या कर सकता है, उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है। ऑप्शन है आपके सामने 500 ml, 400 या फिर 250 ml या फिर 100 ml। तो इसकी जो एबिलिटी है वो केवल कितनी होती है, 250 ml क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसकी, एल्डरली पर्सन्स की जो ब्लैडर कैपेसिटी है वो 250 ml क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Which disorder affect the memory of old persons? ओल्ड पर्सन्स की जो मेमोरी को इफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है वो कौन सा है? इंसोम्निया है, डिमेंशिया है, विजुअल प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ अटेंशन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिमेंशिया, जिसको अल्जाइमर डिजीज भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। एल्डरली में जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है मोस्ट कॉमन, वो कौन सी होती है? ऑप्शन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एमआई है, वर्ल्ड डिजीज है, या फिर इनहेरिटेड हार्ट डिजीज है। तो एल्डरली जो पर्सन्स होते हैं उनमें कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है वो होती है ए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ एल्डरली। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा होता है? ये सारे हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं एल्डरली एज के, कौन कौन से होते हैं। जैसे आई का डिसऑर्डर कौन सा हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन कौन कौन सा पाया जाता है, कार्डियोवास्कुलर का मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कौन सा है, ठीक है, स्केलेटन का कौन सा हो गया। तो ये सारे क्या है, कुछ मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं एल्डरली एज में, वो मैं बता रही हूँ आपको इसमें। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है एल्डरली एज में मोस्ट कॉमन कौन सा है। ऑप्शन है सीओपीडी है, लंग्स कैंसर है, प्लूरेसी है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ यूटी, यूटी मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, उसका मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर क्या होगा, किसमें, मेल और फीमेल में, इन एल्डरली एज। एल्डरली एज के अंदर जब फीमेल हो चाहे मेल हो, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। ऑप्शन है यूटीआई, बीपीएच, सीकेडी या फिर एकेडी। तो राइट आंसर इसका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है। हाउ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एल्डरली। एल्डरली पर्सन के जो कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या दे करके। ऑप्शन ए है हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, हाई फाइबर डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएच इज कॉमन, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। इन इज कॉमन इन, किस में देखने को मिलती है ये सारी चीजें, चाइल्ड में, यंग में, एल्डरली, या नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, एल्डरली जो पर्सन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसका जो प्रोस्टेट है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं, इसमें क्या हो जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, उसको ही कहेंगे, जैसे कि आपको ये नॉर्मल प्रोस्टेट है और ये क्या है, इसमें ये बहुत ज्यादा इसका एनलार्जमेंट हो गया है, तो ऐसे इसकी क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मतलब उसका साइज बढ़ जाना, या फिर उसके आकार, शेप एंड साइज में क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है ये प्रोस्टेट के, तो उसको बोलते हैं हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो एल्डरली जो पर्सन होते हैं उसमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्टम ऑफ इंडिकेट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। अब बिनाइन हाइपरट्रॉफी है, उसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो बताना है आपको। फ्रीक्वेंसी, हेसिटेंसी, स्ट्रेनिंग एंड हेमेचूरिया, या नॉक्चुरल एंड हेसिटेंसी, एन्यूरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, या फिर नन ऑफ दी अबाउट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। इसमें क्या हो जाता है, नॉक्चुरल होता है, ठीक है, रात में क्या हो जाता है, यूरिन बार बार आता है इसमें, और हेजिटेंसी होता है, मतलब ड्रिबलिंग करके इसमें यूरिन आता है, और एन्यूरिया हो जाता है, मतलब यूरिन का बनना कम हो जाता है, या यूरिन क्या होता है, बहुत कम बनता है। इसमें ये नहीं होगा, इसमें क्या आ रहा है, हेमेचूरिया आ रहा है। हेमेचूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन में ब्लड का आ जाना, तो ये इसका साइन सिम्टम नहीं होता है, बल्कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इसमें हेमेचूरिया आ रहा है तो इसका ये रीजन नहीं होगा।
इसके अलावा और आप इसके साइन सिम्टम देख सकते हैं, जैसे वीक यूरिन स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम है इसकी कम मतलब इसकी जो स्ट्रीम है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ जाता है, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशंस एंड अर्ज टू यूरिनेशन हो जाता है, और लीकेज ऑफ यूरिन है। ये सारे साइन सिम्टम क्या हैं इसके, बिनाइन हाइपरट्रॉपी के है कुछ साइन सिम्टम। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से होता है इसमें। हमारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।